नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। बात है 17 दिसंबर 2024 की, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की। 17 दिसंबर की रात कोई 10:30 पौने 11 बजे की बात होगी, जब दो आदमी, जिनमें से एक का नाम सूरज बली, दूसरे का नाम गेंदा लाल था, ये दोनों थाने पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि हम लोग पचेड़ी गांव के रहने वाले हैं, लेकिन हमने अपनी बहन सोमवती की शादी पुरानी बस्ती में महेंद्र के साथ की थी। उसके 3 बच्चे हैं, 2 बड़े लड़के हैं और एक बेटी है। बेटी नाबालिग है, 14-15 साल की है। बेटी ने भागकर पचेड़ी, किसी की सहायता लेकर मोटरसाइकिल से भागकर पचेड़ी आकर ये बताया कि पिताजी ने माताजी को बहुत ज़्यादा मारा पीटा है। हम 3 भाई यानी सूरजबली, गेंदालाल और लालमन, ये तीनों भागकर अपनी बहन के यहाँ आए। दरवाज़ा भीतर से बंद था। चिल्लाने पर, खटखटाने पर दरवाज़ा मेरे बहनोई ने खोला नहीं। हम लोग पीछे की दीवार फांद कर गए तो देखा कि मेरी बहन की हत्या हो चुकी है। वो फर्श पर निर्वस्त्र पड़ी है। पूरे फर्श पर पानी भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे खून को धोने और बहन के शरीर से खून साफ करने का प्रयास मेरे बहनोई ने किया है। हम लोगों को देखते ही उसने हम लोगों पर भी कुल्हाड़ी से वार करने का प्रयास किया। हम तीनों भाइयों ने मिलके कुल्हाड़ी छीन के उसे उसके हाथ और पैर रस्सियों से बांधकर वहीं छोड़ दिया है। हमारी भांजी भी वहीं है, आसपास के लोग भी वहीं हैं। कृपया जल्दी चलकर उसको, हमारे बहनोई को, उसकी गिरफ्तारी करें और घटना की जांच करें। खैर, पुलिस 11:15 बजे तक मौके पर पहुंच गई। उसने देखा कि बेटी ने इस बीच अपनी मां के नग्न शव पर एक कपड़ा डाल दिया है। पुलिस जैसे आई, पूरा गांव भी वहां इकट्ठा हो गया। मृतका के शरीर पर चोट के बहुत गहरे गहरे निशान थे। मृतका का पूरा कपड़ा, सारे कपड़े उतारकर उसे एक गड्ढे में खोद के गाड़ दिया गया था और शव को खून रहित या खून, शव के ऊपर का खून साफ करने के लिए उसे अच्छी तरह से धोया गया था और फर्श को भी अच्छी तरह साफ किया गया था ताकि खून के निशान कहीं न मिलें। पुलिस भी ये देख के सख्ते में आ गई। महेंद्र के सालों ने उसे अच्छी तरह से हाथ पैर बांधकर वहीं फर्श पर छोड़ रखा था। पुलिस ने उसे अपनी गाड़ी में भी बैठा के और थाने पर भिजवाया। लाश का पंचनामा किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाने पर आकर उससे पूछताछ की गई, अच्छी तरह पूछताछ की गई कि आखिरकार क्या बात है, क्यों तुमने ऐसा काम किया। उसने बताया कि साहब, हमारे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और एक लड़की। लड़की चूंकि वहीं मौके पे थी। दोनों बच्चों के बारे में उसने बताया कि मेरा छोटा बेटा छोटू, जिसका नाम है, वो एक लूट में अभी जुलाई अगस्त में गिरफ्तार हुआ और अभी तक जेल में है। बड़ा बेटा पंकज काम की तलाश में कल ही अहमदाबाद गया है और बेटी हम लोगों के साथ रहती है। महेंद्र ने बताया कि बेटे के जेल जाने से मैं बहुत दुखी था और मुझे लगता था कि मेरी पत्नी ने बेटों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, पढ़ने लिखने में उनकी सहायता नहीं की, पढ़ने लिखने के लिए उन्हें प्रेरित नहीं किया, प्रोत्साहित नहीं किया। इसकी वजह से वो कम पढ़े लिखे और छोटे बच्चे की
सोहबत, उसकी उसकी संगत खराब हो गई और वो अपराध के रास्ते पर चला गया। बेटे के उसी दिन बाहर जाने पर उस दिन मैंने अपनी पत्नी को बहुत खरी खोटी सुनाई और ये कहा कि तुम्हारी सब कमी की वजह से मेरा बेटा जेल चला गया। बहुत ज़्यादा कहा सुनी हुई। कहा सुनी के बाद वो गुस्से में वो कुल्हाड़ी लेकर आया और कुल्हाड़ी से मैंने उसके सिर पर कई वार किए, शरीर पर कई वार किए, लेकिन तब भी उसकी शरीर में हरकत दिखाई देती रही। मैं तब तक बैठा रहा जब तक मैं पूरी तरह से मुतमईन नहीं हो गया कि अब ये मर गई है। फिर मुझे लगा कि पूरे कमरे में खून फैला हुआ है, शरीर में जो वो कपड़े पहने हैं वो सब खून से लथपथ हैं। गांव के लोग जब भी आएंगे, आज आएंगे, कल आएंगे, देखेंगे, या बच्चे हमारे देखेंगे। बेटी के लिए परेशान था कि वो अगर देखेगी तो ये जान जाएगी कि मैंने ही उसकी हत्या की है। तो इस गरज से कि हत्या के सारे निशान मिटा दिए जाएं, पहले कमरे के सारे खून को अच्छी तरह धोया, कमरे को भीतर से बंद किया, अपनी पत्नी के सारे कपड़े उतारे। सारे कपड़े रक्त रंजित हो गए थे। उन्हें लेकर गया बाहर, घर के बाहर खाली जमीन में खोद के उन्हें गाड़ दिया। फिर बाल्टी में पानी लेकर उसके सहारे उसके सिर में या जहाँ जहाँ जख्म था वहाँ से खून को धोया। धोने के बाद उसके पहनने वाले कपड़े यानी साड़ी और जो भी कपड़े महिला पहनती है वो लाकर वहाँ रखा और उसके बाद ही उसे कोशिश की थी कि पानी जब पूरा सूख जाएगा तो उसे उसी तरह से वो कपड़े में पहना दूंगा जो वो रोज़ पहनती है, जो सूख गए हैं या धुल के रख दी है उसी को पहना दूंगा और सवेरे बाहर निकाल कर खाट पे लिटा दूंगा और लोगों को यही बताऊंगा कि रात में पता नहीं कैसे मर गई। शरीर पर खून नहीं होगा, कपड़ों पे खून नहीं होगा तो लोगों को यकीन होगा कि हाँ जरूर ये किसी बीमारी से या किसी और वजह से मरी है। लेकिन जब मैं उसके शरीर को पूरी तरह से धुल के और उसे सुखा रहा था और फर्श पे जो पानी पड़ा हुआ था उसको पोंछे से पोंछ के सुखाने की कोशिश कर रहा था, तभी पीछे से बाहर से आवाज़ भी आई। मुझे लगा मेरे साले आ गए हैं। मैंने जल्दी जल्दी में उसको सुखाने की और नग्न शरीर में कपड़ा पहनाने की कोशिश की कि 10-15 मिनट में ऐसा मैं कर दूंगा तब दरवाज़ा खोलूंगा। लेकिन तब तक वो तीनों भाई पीछे से कूद कर आ गए। मुझे लगा कि अगर इन लोगों ने ये बॉडी देख ली, फर्श पे पड़ा हुआ खून देख लिया या नंगी बॉडी देखी तो ये मेरे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। मैं अपने बचाव में उनकी तरफ कुल्हाड़ी लेकर दौड़ा कि वो भाग जाएं, इस बीच में मैं जो कुछ करना चाह रहा हूं उसे कर डालूं। लेकिन वो तीनों भी भिड़ गए, कुल्हाड़ी छीन ली और उनका हाथ पैर अच्छी तरह से बांध दिया। बिटिया उसके जो चद्दर या जो पुरानी साड़ी थी वो लेकर आई, पहले उसके शरीर को ढका, फिर उसके बाद ये दोनों ये कहते हुए गए मेरे साले कि मैं थाने जा रहा हूँ, पुलिस को बुला के लाऊंगा। बेटी को पास छोड़ दिया था। मैंने बेटी से बहुत रिक्वेस्ट की कि ये रस्सी खोल दो। बेटी कुछ सुनने को तैयार नहीं थी और बहुत जल्दी ही पुलिस भी आ गई। बेटी से भी पुलिस ने पूछताछ की कि आखिरकार क्या हुआ था, बात कहाँ से शुरू हुई, क्यों बात यहाँ तक पहुँची, उसकी जानकारी में क्या क्या है। तो बेटी ने बताया कि मंगलवार सुबह 10 बजे वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी मम्मी ने कहा कि पापा आज सुबह से ही नशे में धुत हैं। मैंने मम्मी से कहा कि जब वो बहुत ज़्यादा सवेरे से नशा किए हुए हैं तो तुम कहीं बाहर काम पर चली जाओ, तुम घर पे मत रहो, क्योंकि तुम घर पे रहोगी
भैया आज ही अहमदाबाद गए हैं, मैं स्कूल चली जाऊंगी, ये तुम्हारे साथ मारपीट करेंगे। लेकिन मम्मी नहीं मानी, बोली घर में काम है, मैं कर लूंगी, तुम स्कूल चली जाओ। शाम करीब 4:30 बजे जब स्कूल से घर लौटी तो बरामदे में अंदर वाला कमरा बंद था। मैंने मम्मी को आवाज़ दी, वो कुछ नहीं बोल रही थी। तभी पापा की आवाज़ आई। वो मुझ पर चिल्लाने लगे, गाली देने लगे। मम्मी पापा को चुप कराते हुए मुझसे बोली, तुम अंदर जाकर कपड़े बदल लो। उसी समय मैंने खिड़की के अंदर से झांक कर देखा, मम्मी बिल्कुल ठीक थी, उनके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। वो बैठी हुई थी और पापा भी वहीं थे। बार बार चिल्लाने के बाद भी वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, लेकिन भीतर से ही पापा मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे और बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहे थे। मैं डर गई। मैं फ़ौरन भाग के भीतर गई। मैंने ड्रेस चेंज की और अपने भाई शिवेंद्र, वो उनके मामा का बेटा है, उसको फ़ोन किया, उसे पूरी बात बताई। उसके साथ उसको बुलाया कि जल्दी से जल्दी मुझे मेरे मामा सूरजबली मामा के यहाँ पहुँचा दो। वो बाइक से उसके मामा के घर पचड़ी पहुँच गया। घबराई हुई भांजी जब घर पहुंची, अपने ननिहाल पहुंची, तो घर में औरतों ने बताया कि मामा लोग सब खेतों में पानी लगा रहे हैं। हमारे बच्चे यानी जो उसके भाई बहन थे ममेरे, वो भाग कर गए। सभी भाई, उसकी मम्मी की सभी भाई वो खेतों पे काम कर रहे थे, खेतों पर पानी लगा रहे थे। मृतका 4 भाई और 2 बहनें हैं। भांजी को घर आया हुआ और घबराया हुआ जानकर वो लोग भी सभी चारों भाई वहां पहुंच गए और बिटिया से पूछने लगे कि बता काजल हुआ क्या है। वो रो रो के सब बताने लगी कि किस तरह से मम्मी को पापा ने कमरे में बंद कर रखा है, शराब पिए हुए हैं, भाई आज ही अहमदाबाद गया है, भाई जेल में है और हमें डर लग रहा है जिस हिसाब से वो गालियां दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये बात सुनकर उसके 3 मामा रात करीब 9 बजे पुरानी बस्ती के अपने बहनोई के घर पहुंचे। घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था, सन्नाटा पसरा हुआ था। बार बार कहने पर भी न तो बहन ने दरवाज़ा खोला, न बहनोई ने दरवाज़ा खोला। पीछे की दीवार फांद कर वो लोग भीतर गए। बड़े भाई सूरजबली बताते हैं कि भीतर का मंजर बहुत खौफनाक था, बड़ा खतरनाक था। हम सब लोग घबरा गए। बहन के शव के पास कुल्हाड़ी लेकर मेरे बहनोई बैठे थे। हम लोगों को अंदर आता हुआ देखकर बहनोई महेंद्र उस कुल्हाड़ी को लेकर हम पर दौड़ पड़े, बौखला गए, गालियां देने लगे। तीनों भाइयों ने मिलकर पहले उनकी कुल्हाड़ी छीनी, फिर उनको पकड़कर हाथ पैर उनकी रस्सी से बांध दिए। मेरी बहन निर्वस्त्र जमीन पर पड़ी हुई थी। पूरा कमरा गीला था। बहन का शरीर पानी से एकदम गीला था। वहीं कमरे में एक कपड़ा लेकर मेरी जो भांजी है काजल, वो खड़ी हुई थी। तब तक वो भी आ गई थी। हम लोगों ने अपनी बहन के शरीर पर, नग्न शरीर पर वो कपड़ा डाला। कपड़ा डालते समय हम लोगों ने ध्यान दिया कि उसके सिर पर गहरी चोट के निशान थे। कमरे में बहा हुआ खून मेरे बहनोई धो चुके थे और शरीर के लगे हुए खून को धोने का प्रयास कर रहे थे, जिसकी वजह से खून मिश्रित जो पानी होता है वो फर्श पर पड़ा हुआ था। हम तीनों भाई उनको बांधकर सीधे थाने पर गए। तुरंत पुलिस घर पर आ गई। उसे एक ऑटो में रखकर अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने कहा कि पहले इसको अस्पताल ले चलो, ये बहुत देर से बैठा है, हो सकता है अभी ये बेहोश हो। लेकिन डॉक्टर्स ने वहां पहुंचते ही उसे मृत घोषित कर दिया। दिक्कत ये हुई कि अगले दिन यानी 18 दिसंबर को शव का पोस्टमार्टम होने के बाद पति थाने में था,
बड़ा बेटा अहमदाबाद के रास्ते पर था, उसके मामा सूरजबली ने उसे खबर कर दी थी, वो आधे रास्ते से वापस आ रहा था। छोटा बेटा जेल में था, बच्ची नाबालिग थी, शव किसको दिया जाए और कौन इसका अंतिम संस्कार करे। जब कुछ नहीं सूझा तो दोपहर करीब 1 बजे यानी 18 दिसंबर को यह शव मृतका सोमवती के भाइयों को सौंप दिया गया। वो बेचारे इस शव को लेकर पचेड़ी अपने गांव गए, क्योंकि यहां ऐसा कुछ नहीं था और भाइयों ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर इसका अंतिम संस्कार अपने बहनोई से नहीं कराएंगे, उसने हत्या की है। वहां पर ले गए, वहीं शव को रखा और अगले दिन जब बड़ा बेटा पंकज आ गया तो उस अपने घर से जहां शादी में उसकी डोली विदा की गई थी, वहीं से उसके शव को विदा किया मायके वालों ने। और फिर बड़े बेटे ने, पंकज ने, अपने माँ के शव को मुखाग्नि दी। वो घर अपने नहीं गया, वापस मुखाग्नि देने के बाद अपने ननिहाल ही वापस आया। शहडोल के सीएसपी राघवेंद्र द्विवेदी बताते हैं कि सारे सबूतों के बाद पति महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे रिमांड में भेज दिया गया, जुडिशियल रिमांड में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उससे बातचीत के बाद ये पता लगा कि उसने अपनी पत्नी सोमवती के सिर में कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या की थी। आज की घटना, पति ने पत्नी की हत्या सिर्फ इसलिए की और ये कह के की कि तुमने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, उनको अच्छे से पढ़ाया लिखाया नहीं, इसलिए बच्चे बिगड़ गए। कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बड़ी पुरानी कहावत है। और फिर इस आरोप में उसने ऐसी दर्दनाक मृत्यु दी अपनी पत्नी को कि रूह कांप जाए। मारा, फिर निर्वस्त्र किया, फिर पूरे शरीर को पानी से धोया कि शरीर पर खून न दिखाई दे, फिर कमरे को साफ किया, गोया कि किसी को ये शक न हो कि इसकी हत्या हुई है। साफ सफाई करने के बाद उसको फिर जो उसकी साड़ी रखी होगी, साड़ी और बाकी चीजें सब पहना के, और उसे बाहर एक चारपाई पर लिटा के लोगों को ये दिखाने की का उसका दिमाग चला था कि लोगों से कहूँगा कि ये रात में पता नहीं कैसे मर गई। पर ऐन वक्त पर उसकी बेटी ननिहाल गई और अपने मामा लोगों को ले आई और तब उसकी सारी कलई खुल गई। कितनी विडंबना है कि महेंद्र ने संस्कार न देने का आरोप लगाकर अपनी पत्नी को मारा, पर वो भूल गया कि संस्कार बच्चों को देने का काम अकेले मां का नहीं है, मां का नहीं होता है। और वो खुद रोज शराब पीकर पत्नी के साथ गाली गलौज और मारपीट करता था और ये कभी उसने जानने की कोशिश नहीं की कि उसका ये संस्कार कहां से आया, किसने उसको ये संस्कार दिए, या बच्चों को संस्कार देने में उसकी कितनी सहभागिता है, या उसको क्या करना चाहिए। और जब बच्चे रोज का रोज यही तांडव देखते होंगे तो उनके में संस्कार आएंगे कहां से, और आएंगे भी तो वही आएंगे जो वो अपने पिता को रोज देख रहे हैं। यानी अपनी कमजोरी, अपनी आदत और अपनी गलती की सजा उसने अपनी पत्नी को दे दी। किसी भी समाज में या किसी भी तरह से ये जायज नहीं कहा जा सकता, किसी कीमत पे नहीं कहा जा सकता, न उसके आरोप को सही कहा जा सकता है। अगर माँ बाप दोनों बच्चों का ध्यान रखें और उन्हें संस्कारवान बनाएं, तभी बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। और सिर्फ माँ या पत्नी को ये संस्कार देने के लिए उत्तरदायी ठहराना
या संस्कार न देने के कारण बेटे का जेल जाना, उसके लिए उत्तरदायी ठहराना, ये कतई उचित नहीं है। जबकि पिता के आचरण और व्यवहार का बच्चों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एक बहुत मशहूर कहावत है, सबने सुनी होगी, कि बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। हम लोगों को ये जब हिंदी के शुरुआती कक्षा 5, 6, 7, 8 में जो मुहावरे और कहावतें आती थी परीक्षा में, हिंदी के प्रश्न पत्र में, तो ये भी हम लोग पढ़ते थे कि एक मुहावरा ये भी है, और इसका अर्थ ये है कि पुत्र को या किसी के बेटे को उसका धन, संपदा, वैभव ये तब बढ़ता है जब पिता उसका धर्मशील आचरण करता है, धर्म सम्मत आचरण करता है। तो बाढ़े पूत पिता के धर्म में, पिता के आचरण से, व्यवहार से, उसके कार्य से, उसके कर्म से बच्चे उन्नति करते हैं, बच्चे आगे बढ़ते हैं। और अगर इसके उल्टा है कि या पिता का आचरण, पिता का स्वभाव, पिता अगर अधर्मी है और उसका आचरण ठीक नहीं है, व्यवहार भी ठीक नहीं है, तो इसका असर बच्चों पर पड़ता है। वो कभी आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। खेती के लिए ये साथ साथ ये कहा गया है कि खेती उपजे अपने कर्म में, यानी खेती में किसी के आशीर्वाद की और किसी धर्म की और किसी पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है। खेती आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितना कर्म करेंगे, उतनी ही अच्छी खेती होगी। तो बड़े बुजुर्ग जो ये कहावतें कह गए हैं वो टाइम टेस्टेड हुआ। तब न तो इंटरनेट था, न मोबाइल था, अखबार बहुत कम थे, और समाज में रह के लोग इस तरह की जो चीज़ देखते थे, उन चीज़ों को कई लोगों में, समाज में कई अलग अलग जगह उन्हें देख के तब वो इस तरह की मुहावरे और कहावतें कही जाती थी। और ये सही भी है। आप अपने आसपास के परिवेश में भी इसे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि बाढ़े पूत पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर में। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।